चलो। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे कोचिंग सेंटर। जैसा कि हमने बताया था केमिस्ट्री की एक सीरीज चल रही थी। हो सकता है कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आए, फिर से सीरीज चालू हो रही। बीमार हो गए थे, किसी कोई कारण हो गया था। चलो सीरीज में आगे चलते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसके बाद फैराडेज के नियम और कोलराउस नियम। 3 आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। बोर्ड पेपर में रिपीट होते हैं, इस साल में रिपीट होंगे। चलो पहला क्वेश्चन करवाते हैं आज का विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? आपके सामने एक सीरीज है, समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। यदि हम तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखें, ये तत्व है, ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे नंबर 1 पे तत्व रखा जाएगा उसका मानक अपचयन विभव कम होगा, उसके बाद इसका मानक अपचयन विभव और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा। आगे सबसे ज्यादा जो सब सीरीज में सबसे नीचे तत्व होगा उसका मानक अपचयन विभव उतना ही ज्यादा होगा। इसी तरीके अगर हम एक सीरीज बनाएं कि मतलब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखें, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमें सीरीज प्राप्त होगी उसी सीरीज को क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। हम क्या कहेंगे? कह रहे थे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? यदि तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी, इस प्रकार की श्रेणी क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। मतलब यदि तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। देखो बढ़ता क्रम यही है, जो सबसे कम जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ऊपर है, इसके बाद बढ़ रहा जो जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा वो क्या है? नीचे। चलो अब ये समझते हैं कि भाई ये तो समझा दिया कि श्रेणी में जिनका मानक अपचयन विभव अगर बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो जो श्रेणी प्राप्त हो रही है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। पर ये आखिर मानक अपचयन विभव होता क्या है और भी एक्सप्लेन करो। तो देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मानक अपचयन विभव होता क्या है। एक हम रिएक्शन के द्वारा तुमको और भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन लिखी Fe प्लस CuSO4 गिव्स 2, ठीक है। एक ये रिएक्शन लिखी Cu प्लस FeSO4 गिव्स 2। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछता है कि ये बताओ इन दोनों में कौन सी रिएक्शन संभव है और कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है। तो अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं आती है तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ समझ लोगे और विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और इससे आने वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको समझते पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा भी याद करेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है इन दोनों में कौन सी रिएक्शन संभव कौन सी नहीं है। तो रिएक्शन कौन सी संभव होगी? पहले ये वाली रिएक्शन संभव नहीं है, ये वाली है। क्यों भैया इसको बताओ? तो देखो हम क्या बता रहे हैं, इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए। जो इस श्रेणी में सबसे ऊपर तत्व है, हमको ये देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है FeCu से। इसको देखना पड़ेगा कि इस श्रेणी में कौन ऊपर रिएक्शन देगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को और भी अच्छे समझते हैं क्या है। जैसे ये रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन के द्वारा समझते ज्यादा सही है। FeSO4 प्लस Cu। दूसरी एक रिएक्शन देता पेपर में Cu प्लस FeSO4 CuSO4 प्लस Cu। बोलता है इन दोनों रिएक्शनों में कौन सी रिएक्शन संभव है और कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी समझ जाएंगे और इसकी परिभाषा भी याद कर लेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं, इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी अपने आप समझ में आने वाली है, उसके बाद परिभाषा भी याद करेंगे। है क्या? ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं तो इसको भी समझना जरूरी है। इन दोनों में कौन सी रिएक्शन संभव कौन सी नहीं है। देखो ये Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस U हो क्या रिएक्शन में? देखो ये FeCuSO4 से रिएक्शन कर रहा है, कर क्या रहा है ये Fe इस Cu को धक्का दे रहा है, निकाल दे रहा है। तो देखो Cu को निकाल दिया और खुद इसकी जगह आ जा रहा है, यही तो रिएक्शन हो रही है। दूसरी रिएक्शन क्या कर रही है? Cu है इस FeSO4 से Fe को धक्का मार के निकाल दे रहा है। तो देखो Fe धक्का मार और खुद इसकी जगह आके बैठ जा रहा है। तो कह रहा है इन दोनों रिएक्शनों में कौन सी रिएक्शन संभव है कौन सी नहीं। क्या दोनों संभव, क्या दोनों संभव नहीं है? तो हमको समझना पड़ेगा इन दोनों रिएक्शन को। अगर हमको विद्युत रासायनिक श्रेणी आती होगी तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं आती होगी तो नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे इसको समझो। हम कहेंगे Fe, अब हमको विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाना पड़ेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये देखना पड़ेगा क्या FeCu को अगर धक्का मार के निकाल रहा है और खुद उसकी जगह आ रहा है तो क्या Fe ताकतवर है? अगर Fe ताकतवर होगा तभी ये CuSO4 से Cu को धक्का मार के निकाल पाएगा, उसकी जगह आ पाएगा, जाहिर सी बात है। अगर Fe ताकतवर नहीं होगा Cu से तो क्या अगर Fe दुर्बल होगा तो क्या यहां से जाके Cu को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि दुर्बल है, एक प्रबल है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ये हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे?
अगर Fe ज्यादा ताकतवर होगा तभी ये Cu को धक्का देके निकाल पाएगा, खुद इसकी जगह आ पाएगा, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। अगर Fe ज्यादा ताकतवर नहीं होगा तो ये धक्का मार के नहीं निकाल पाएगा और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमको देखना पड़ेगा, कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि Fe ताकतवर है कि नहीं है। तो हम जाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हम देखेंगे। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमें देखना पड़ेगा क्या Fe ऊपर है Cu से। तो देखो Fe यहाँ पे स्थित है, Cu कहाँ स्थित है, Cu यहाँ पर। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई एलिमेंट ऊपर स्थित है वो हमेशा अपने नीचे वाले एलिमेंट्स ज्यादा ताकतवर होता है, और अगर Fe Cu से ऊपर स्थित है यानी कि Fe Cu से ज्यादा ताकतवर है। अगर ज्यादा ताकतवर होगा तो Fe Cu को विस्थापित करने की क्षमता रखता है, यानी कि अगर Fe ज्यादा ताकतवर है तो Cu को हटाने की क्षमता रखता है, यानी कि इसने Cu को हटा दिया, खुद इसकी जगह आ गया, यानी कि रिएक्शन संभव है, रिएक्शन बिल्कुल सही है। दूसरी में आते हैं, Cu ने अब इस रिएक्शन कह रहा है Cu Fe को हटा रहा है, क्या Cu Fe को हटा सकता है? देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में। हमने देखा Fe ऊपर स्थित है, Cu कहाँ है, नीचे स्थित है। तो हमने देखा Cu चूंकि नीचे स्थित है, वीक है, कमजोर है, Fe क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो Cu चूंकि नीचे स्थित है, कमजोर है, तो ऊपर वाले को धक्का मार के हटा नहीं सकता। तो Cu कभी भी Fe को धक्का मार के हटा नहीं पाएगा, और धक्का मार के हटा नहीं पाएगा तो इसकी जगह आ नहीं पाएगा। तो ये रिएक्शन जो भी लिखी वो गलत है, यानी कि रिएक्शन संभव नहीं है। हमने क्या देखा, हमने इस रिएक्शन के द्वारा ये देखा कि ये श्रेणी क्या बताती है, श्रेणी रिएक्शन ये बताती है कौन सी रिएक्शन संभव है कौन सी नहीं। कैसे बताती है ये श्रेणी कहती है कि इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित तत्व है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और वो अपने से हमेशा नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर सकता है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए इस श्रेणी को हमको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बताता है रिएक्शन संभव है या नहीं है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा यही से समझते हैं कि हमने देखा जो सबसे ऊपर तत्व स्थित है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो नीचे तत्व स्थित है वो कमजोर है, यानी कि ऊपर वाला हमेशा विस्थापित कर रहा है और नीचे वाला हमेशा जल्दी से विस्थापित हो रहा है। जो जितना ज्यादा नीचे होगा वो कम वीक होगा, वो उतनी तेजी से विस्थापित हो जाता है, उतनी तेजी से निकलता है। और जो ऊपर वाला तत्व है वो निकलता तो नहीं, वो निकालता है किसी को, यानी कि वो विस्थापित करता है। चलो अब विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा में चले। यही विद्युत रासायनिक श्रेणी में चलते हैं तो हमने यही समझा कि जो सबसे ऊपर वाला तत्व है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे ज्यादा नीचे तत्व कम स्ट्रॉन्ग है। इसको रासायनिक शब्दों में क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो सबसे ऊपर वाला तत्व है सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। जो नीचे वाला तत्व है वो उतनी क्रियाशील कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशील है तो सबसे तेजी से क्रिया करता है। अब देखो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि मानक अपचयन विभव का जो है वो बढ़ता क्रम है। मतलब जो सबसे ऊपर तत्व स्थित था, हमने देखा कि जो सबसे ऊपर तत्व है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो विस्थापित जल्दी से करेगा, विस्थापित जल्दी से करेगा, खुद जगह आएगा, विस्थापित होगा नहीं। जो सबसे ऊपर तत्व है वो विस्थापित करेगा, यानी कि दूसरे को जाके हटा देगा, स्वयं उसकी जगह ले लेगा। वो विस्थापित तो आसानी से कर देगा पर विस्थापित होगा नहीं, यानी कि वो विस्थापित नहीं होगा आसानी से, यानी कि वो अपचयित नहीं होगा। जो सबसे ऊपर तत्व है वो जल्दी से अपचयित नहीं होगा, हमने ये देखा। तो इसी तरीके विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा बनी, जो सबसे ऊपर तत्व है वो जल्दी से अपचयित नहीं होता है। और इसके जैसे जैसे हम लोग श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तब कहते हैं कि नीचे आने वाले तत्व जल्दी जल्दी अपचयित होने लगते हैं। ये नीचे था इसलिए अपचयित आसानी से हो गया, ये ऊपर था तो इसको अपचयित करने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये आसानी से अपचयित नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे इसका अपचयन विभव सबसे कम होगा, जो सबसे ऊपर तत्व स्थित होगा उसका अपचयन विभव सबसे कम होगा, और जो नीचे तत्व स्थित होगा उसका मानक अपचयन विभव उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी कि वो जल्दी जल्दी से अपचयित होंगे, आसानी से अपचयित हो जाते हैं, यानी कि उनके अपचयन विभव का मान क्या होता है, ज्यादा। जो ऊपर तत्व स्थित होते हैं उनको अपचयित करने वाला कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि जल्दी से अपचयित नहीं होते, इसलिए उनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, कम होता है। तो हम कहेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए, यानी कि सबसे कम मानक अपचयन विभव इसका होगा, और जैसे जैसे श्रेणी में बढ़ेंगे मानक अपचयन विभव क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो हमने बताया। तो हम कहेंगे ऐसी श्रेणी, हम कहेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए। ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। हम कहेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए, सबसे कम अपचयन विभव सब ऊपर और इसके बाद अपचयन विभव का मान बढ़ रहा होगा। हम कहेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, ऐसी श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी
कहलाती है। ये श्रेणी नोट कर लेना। इस श्रेणी को याद करने की ट्रिक ये, लिखबा, सरकाना, मगल, मंजन, करफिसट, कोनी, सनपब, हकुहज। इसके बाद पटौज भी नीचे आता है वो। ये ट्रिक है, हमने ट्रिक दे दी, इसको मिला के एक ट्रिक याद कर लेना और विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कर लेना। इसकी डेफिनेशन अभी आपको लिख जाएगी, या ये उतार लीजिए। फिर इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन में याद करा दी। अब आपकी जो बोर्ड है उसमें आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग मिलेंगे। पॉज करके उतार लेना, तो उतार लो। जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है कोलराउस नियम। जैसा दिख रहा है यही पेपर में काफी बार आया है, तो इसको समझते हैं। बोर्ड में पहले से लिख दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बन जाए, तो केवल 2 लाइनें लिखिए। ये लाइन क्या कह रही है, इस लाइन का मतलब समझाए, इससे पहले कुछ चीज आपको हम समझाते हैं। जैसे कोलराउस नियम क्या कहता है, कोलराउस नियम कहता है कि अगर कोई विद्युत अपघट्य विलयन बनाया जाए और उसकी कुल मूलक चालकता निकाली जाए, तो मूलक चालकता उस विद्युत अपघट्य विलयन में धनायन की मूलक चालकता और ऋणायन की मूलक चालकता के योग के बराबर होती है। क्या कहता है, एक बार और अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्या चित्र बनाते हैं। मान लो कोई बीकर ले और उस बीकर में कोई विलायक लेते हैं। विलायक मतलब पानी ले सकते हो, कोई भी विलयन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पानी ले लिया, जल ले लिया, विलायक ले लिया कोई, ठीक है। हमने क्या करा, हम सबसे पहले विद्युत अपघट्य विलयन बनाएंगे। विद्युत अपघट्य विलयन कैसे बनाते हैं वो हमने पिछले टॉपिक में समझाया था। कोई जल या विलायक लेते हैं। अब इसमें कोई ऐसा पदार्थ डालेंगे जो पदार्थ अपने आयन में जाकर टूट जाए। फॉर एग्जांपल हम इसमें साधारण नमक डालते हैं NaCl। जैसे हमने NaCl को डाला, NaCl जाते अपने आयनों में टूट गया, और जैसे ये अपने आयन में जाकर टूटा, जो विलयन बना उसे कहेंगे विद्युत अपघट्य विलयन। क्योंकि विद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें आयन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य विलयन। हमने विद्युत अपघट्य विलयन बनाया। अब कोलराउस नियम क्या कहता है, कोलराउस नियम ये कहता है कि अगर कोई विद्युत अपघट्य विलयन बन गया, मान लो विद्युत अपघट्य विलयन बन गया, तो कोलराउस नियम कहता है अगर कोई विद्युत अपघट्य विलयन बन गया, अब इस विद्युत अपघट्य विलयन की कुल मूलक चालकता निकाल लो। जो विद्युत अपघट्य विलयन बना ये, इसके हम कुल मूलक चालकता निकाल लेंगे। कुल मूलक चालकता निकाल लेंगे। कुल मूलक चालकता जो होती है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लैम्डा m इंफिनिटी। इसकी कुल मूलक चालकता निकाले। क्या निकाल ले, कुल मूलक चालकता निकाल ले। पर अभी एक शर्त और है, जब हम विद्युत अपघट्य विलयन बनाएंगे, ये जो विद्युत अपघट्य विलयन बना रहे हैं, ये विद्युत अपघट्य विलयन ज्यादा से ज्यादा तनु बनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तनु का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाइट विलयन बनना चाहिए। जितना हम इसको हल्का कर सकते हैं, जितना हम इसको तनु कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा तनु बनना चाहिए विलयन। तो सबसे पहले तो विद्युत अपघट्य विलयन बनाना है। दूसरा, हमको इस विद्युत अपघट्य विलयन को ज्यादा से ज्यादा तनु रखना है, अनंत तनुता तक जाना है। समझाएंगे। अब अगर हमने ऐसा विलयन बना लिया जो विद्युत अपघट्य विलयन है और इसकी अनंत तनुता है, अब क्या करेंगे, अगर ऐसा विलयन है जिसकी अनंत तनुता है और वो विद्युत अपघट्य विलयन है, तो अब इस विद्युत अपघट्य विलयन की कुल मूलक चालकता ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे इसकी कुल मूलक चालकता कितनी है। मान लो हमने इसकी कुल मूलक चालकता ज्ञात कर ली। मान लो इसकी कुल मूलक चालकता K है, ठीक है। मान लो हमने कुल मूलक चालकता इसकी ज्ञात कर ली। अब क्या करेंगे, नोट कर लिया हमने। अब इस विद्युत अपघट्य विलयन में दो चीजें हैं, एक धनायन और एक क्या है, ऋणायन। जितने भी धनायन है, जितने भी मान लो धनायन है, उसकी कुल मूलक चालकता ज्ञात कर लेंगे। मान लो L निकली। जितने भी ऋणायन है उसकी कुल मूलक चालकता ज्ञात कर ली हमने, मान लिया M निकली। अब क्या करेंगे, तो हम कह रहे थे किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की जो कुल मूलक चालकता है वो हमने फाइंड करी कि इसके बाद विद्युत अपघट्य विलयन दो चीजों से मिलकर बना था, धनायन से और ऋणायन से। धनायन की मूलक चालकता हमने ये मान ली और ऋणायन करने का कुल मूलक चालकता ये निकली। तो होगा क्या, विद्युत अपघट्य विलयन की कुल मूलक चालकता जो होगी वो निकाल ली। इसमें धनायन की मूलक चालकता, ऋणायन, तो हमने जब धनायन और ऋणायन की कुल मूलक चालकता जोड़ी तो हमने देखा विद्युत अपघट्य विलयन की कुल मूलक चालकता अपने आप निकल आई। यही कोलराउस नियम था। कोलराउस नियम क्या कहता है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के अनंत तनुता पर, मतलब विद्युत अपघट्य विलयन की हम तनुता अनंत करेंगे, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर उस विलयन की कुल मूलक चालकता, उस विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की
मूलर चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि इसकी जो कुल मूलर चालकता निकली वो इसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की जो मूलर चालकता है उसके योग के बराबर होती है। जब इन दोनों की मूलर चालकता का योग करेंगे तो इसकी कुल जो मूलर चालकता है वो अपने आप आ जाती है। ये और इन दोनों का योग आपस में बराबर होता है। तो हम कहेंगे कोलेराउस नियम क्या, यही कह रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य विलयन की कुल मूलर चालकता, कुल मूलर चालकता है इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। धनायन की मूलर चालकता को इससे प्रदर्शित करते हैं, ऋणायन की मूलर चालकता को इससे प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहेंगे किसी विद्युत अपघट्य विलयन की कुल मूलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन की मूलर चालकता तथा उसमें उपस्थित ऋणायन की मूलर चालकता के योग के बराबर होती है। किसी विद्युत अपघट्य विलयन, जो विद्युत अपघट्य विलयन पूरा NaCl था उसकी कुल मूलर चालकता, उसमें धनायन उपस्थित था उसकी कुल मूलर चालकता और जिसमें ऋणायन उपस्थित था उसकी कुल मूलर चालकता, इन दो धनायन और ऋणायन की मूलर चालकता का जब योग करेंगे तो कुल मूलर चालकता विलयन की अपने आप आ जाएगी। तो एक लास्ट बार कह रहे हैं कोलेराउस नियम क्या है, हम कहेंगे इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन के अनंत तन्यता पर, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के अनंत तन्यता पर उस विद्युत अपघट्य विलयन की कुल मूलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मूलर चालकता के योग के बराबर होता है। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तन्यता पर उस विद्युत अपघट्य विलयन की कुल मूलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायन की मूलर चालकता के योग के बराबर होता है। इसे कोलेराउस नियम कहते हैं और ये उदाहरण है। कोलेराउस नियम की जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, नोट कर लेना। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आज का जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। इसके दो नियम है, प्रथम और द्वितीय। सबसे पहले प्रथम नियम में चलते हैं, उसके पहले कुछ समझते हैं। प्रथम नियम में हमने एक चित्र बना दिया, इस चित्र को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, बीकर में हम क्या लेंगे, इसके बाद बीकर हम लेंगे विद्युत अपघट्य विलयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट विलयन लेंगे। विद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है, हमने बताया था ऐसा विलयन जिसमें आवेश हो, विद्युत अपघट्य विलयन कहलाता है। इसके बाद हम इसमें दो छड़ें डालेंगे, एक एनोड की छड़ और दूसरी कैथोड की छड़। फॉर एग्जांपल एनोड की छड़ में कोई भी, एनोड जैसे जिंक की छड़ होती है तो मान लो जिंक की छड़ डालें, कैथोड में फॉर एग्जांपल कॉपर की छड़ डालें, कॉपर की। आप क्या करेंगे, जैसे हम एनोड की छड़ डालेंगे कैथोड की छड़ डालेंगे, इस तरीके कनेक्शन करेंगे, बैटरी लगाएंगे, इसमें करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो कैसे होता है वो पहले समझो। जैसे हम एनोड की छड़ डालते हैं तो क्या होता है, जिस भी एनोड की डाली है, मान लो फॉर एग्जांपल हमने Zn की डाली है, जैसे Zn की डालेंगे Zn+2 क्या आएगा, जैसे हम Zn की छड़ इस विलयन में डालेंगे, कनेक्शन करेंगे, Zn+ यहाँ से Zn की छड़ पिघल के अपचयित होके Zn+ के रूप में यहाँ विलयन में आने लगेगी। क्योंकि अगर यहाँ से Zn+ आएगा, Zn++ के रूप में अगर विलयन में आने लगेगा तो Zn क्या करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉनों को इस रॉड के ऊपर छोड़ देगा। अगर मान लो जिंक की छड़ डाल ली है, एनोड मान छड़ डाली, एनोड किसकी, हमने मान लिया जिंक की। अगर जिंक इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जिंक अपचयित होगा, Zn+ के रूप में विलयन में आएगा। अगर जिंक यहाँ से अपचयित होकर Zn+ के रूप में सॉल्यूशन में आ रहा है तो जिंक क्या करेगा, जैसे Zn+ के रूप में आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों को, जितने Zn+ के रूप में आएगा उतने ही अपने से इलेक्ट्रॉनों को इस छड़ के ऊपर छोड़ेगा। यानी छड़ के ऊपर क्या जमा होंगे, -चार्ज जमा होंगे। यह जो कैथोड की विलयन हमने माना Cu की छड़ है, अगर Cu की छड़ है तो ये क्या करेगी, अपने आसपास जितने भी धातु आयन है उसको इकट्ठा कर लेगी। अपने आसपास जितने भी धातु आयन है उसको ये इकट्ठा कर रखती है। ये कैथोड की छड़ का काम होता है। अब मान लो इस रॉड में माइनस चार्ज है, इस रॉड में धातु आयन जमा है, तो क्या जैसे इस रॉड में माइनस चार्ज है और इस रॉड के आसपास धातु आयन जमा है तो काम क्या करेगा, ये रॉड क्योंकि इसके आसपास धातु आयन जमा है, ये धातु आयन यानी कि जो पॉजिटिव आयन है इस इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से घसीटे, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन को बहुत तेजी से घसीटता है। पॉजिटिव आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से घसीटेगा और घसीट के क्या करेगा, ये धातु आयन, ये मान लो धातु आयन किसके, मान लो कॉपर की छड़ है तो कॉपर के आयन होंगे, तो जैसे कॉपर के आयन होंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को घसीटेंगे। अब माइनस चार्ज जैसे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉनों को घसीटेंगे, मतलब कॉपर है इसने इलेक्ट्रॉनों को घसीटा और इलेक्ट्रॉनों को घसीट के किस में तब्दील हो जाएगा, अपने धातु में तब्दील हो। अभी तो ये कॉपर आयन है, जैसे इलेक्ट्रॉनों को घसीटेंगे, घसीट के अपने मिलाएंगे, ये जो कॉपर आयन है कॉपर मेटल में चेंज हो जाएंगे या कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाएंगे और यही कॉपर धातु यहाँ पर जमा हो जाएगी। समझ में आया कैसे चीजें होती है। अब चलते फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है वो क्या कहता है, उस पर चलते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जितनी तेजी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा यहाँ पर आवेश बनेगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और जितनी तेजी जाएंगे उतने धनात्मक आयन तेजी से क्रिया करके उतना यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पे द्रव्यमान मुक्त होगा। तो हम क्या कहेंगे, उतने ही इलेक्ट्रोडों पर द्रव्यमान क्या होगा, उत्पन्न होगा या जमा होगा। तो हम कह रहे थे जितनी यहाँ पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी, जितनी तेजी से यहाँ से Zn+ जाएगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन
यहाँ उत्पन्न होगा, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्पन्न होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा उतनी तेजी से उल्टी दिशा में उल्टी दिशा में करंट उत्पन्न होगा। तो हम क्या करें, जितनी तेजी से यहाँ पर द्रव्यमान होगा तो हम क्या कहेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले द्रव्यमान की मात्रा उसमें उत्पन्न आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन में जितनी तेजी से यहाँ पर द्रव्यमान मुक्त होगा उतनी तेजी से यहाँ पर आवेश आएगा, और जितनी तेजी से आवेश आएगा उतनी तेजी से करंट वहां उत्पन्न होगा। तो यही तो बात हो रही। इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जितनी तेजी से द्रव्यमान होगा, जितनी तेजी से द्रव्यमान जा रहा है, जितनी तेजी से द्रव्यमान मुक्त हो रहा है उतनी तेजी तो आवेश आ रहा है। तो यही प्रथम नियम है कि हम कहेंगे किसी विद्युत अपघट्य विलयन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें उत्पन्न आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब है जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा ये होगा। यही हम बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा द्रव्यमान मुक्त हो रहा उतना ही ज्यादा आवेश आ रहा है। तो विद्युत अपघटन, फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम क्या कहता है, कहेगा कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें उत्पन्न आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पर उत्पन्न आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। देखो जितना ज्यादा द्रव्यमान मुक्त होगा उतना ही ज्यादा आवेश होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान मुक्त उतना ही ज्यादा आवेश, और यही है, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा गया। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले द्रव्यमान की मात्रा उसमें उत्पन्न आवेश की मात्रा क्या होता है, समानुपाती होता है। एम इन प्रोपोर्शनल के निशान डाला तो बराबर क्या, कांस्टेंट के रूप में जेड लगा दिया, जेड क्यू। एम बराबर जेड क्यू बराबर क्या आता है, आई टी, तो जेड आई टी हो गया। जेड बराबर क्या होता है, ई अपॉन एफ होता है, जहां एफ क्या होता है, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये उतार लो कि फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन नियम है। इसके बाद अब जो चालू होगा वो होगा फैराडे का विद्युत अपघटन नियम का सेकंड नियम। ठीक है, दो नियम बताए थे, एक नियम हो चुका है, सेकंड नियम समझो। सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं। चित्र क्या है, देखो सबसे पहले हम दो बीकर लेंगे और अलग अलग बीकरों पे हम लेंगे विद्युत अपघट्य विलयन, यानी कि ये विद्युत अपघट्य विलयन अलग होगा, ये क्या होगा, अलग होगा। दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन हम लेते हैं, फिर चित्रानुसार ऐसे व्यवस्थित करते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं और इस तरीके इसको सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ये भी इलेक्ट्रोड है, इसको सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करा और करंट बैटरी लगा के करंट फ्लो करा। तो हम क्या लेंगे, दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन लेंगे, पर जो उसमें हम करंट का फ्लो करा रहे होंगे वो एक जैसा होगा। मतलब जो इसमें विद्युत धारा होगी वही इसमें भी विद्युत धारा होगी। तो जब हम दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं और उसमें जब समान विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो होता क्या है, इसमें और इसमें जो पदार्थ मुक्त हो रहा होता है वो इसमें और इसकी जो चालकता निकलती है, कौन सी चालकता निकलती है बताओ जरा, तुल्यांक द्रव्यमान जो निकलता है इसका, इसमें और इसमें मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो किसके बराबर होती है, जो इसका और इसका जो तुल्यांक द्रव्यमान होता है उसके बराबर होता है। फिर तो देखो जब इस तरीके व्यवस्थित करते हैं और समान धारा प्रवाहित करते हैं तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन में मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है, देखो भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा वो किसके बराबर होती है, भिन्न भिन्न विलयनों की तुल्यांक द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तुल्यांक द्रव्यमान के बराबर होता है। चलो इसको एक बार फिर से अच्छे से और अच्छे से समझते हैं, हम क्या कह रहे हैं बात को समझते हैं। चलो देखो और भी अच्छे समझते हैं, पहले प्रूवमेंट समझते हैं। हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमको पता है m बराबर क्या होता है, जेड क्यू, अभी पिछले पढ़ा था। अगर सबसे पहले इसका m निकाले, इसका m निकालेंगे मतलब क्या, इसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड में डूबा है तो कुछ पदार्थ मुक्त हो रहा होगा, तो इसमें कितना पदार्थ मुक्त हो रहा है, तो m बराबर क्या निकालेंगे, जेड क्यू। एम जेड एन बराबर क्या होगा, जेड बराबर क्या होता है, ई जेड एन अपॉन एफ। ई बराबर क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, ई अपॉन एफ। ई किसका लेंगे, जेड एन का, चूंकि भाई यहाँ जेड एन हो रहा होगा तो ई जेड एन अपॉन एफ। क्यू की जगह क्यू रख दिया, कोई दिक्कत है। अब देखो अब इसमें भी पदार्थ मुक्त हो रहा होगा, इसमें पदार्थ कैसे मुक्त होने, वही m बराबर जेड क्यू, इसी को तो पदार्थ मुक्त होना बोलते थे। m सी यू का बराबर जेड बराबर क्या होगा, ई सी यू अपॉन एफ इंटू क्यू। जब हम पहले से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो देखो जैसे डिवाइड करेंगे तो देखो ये f से ये f कट जाएगा, ये q से q कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल ई जेड एन अपॉन ई सी यू बचेगा। काट के देख लेना, जब पहले से दूसरे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। तो हमको यहाँ से समझ में क्या आया, देखो जो m का द्रव्यमान है, जो m में मुक्त हो रहा है द्रव्यमान, जो पहले विलयन में द्रव्यमान मुक्त हो रहा है, और जो इस वाले विद्युत अपघट्य विलयन में जो द्रव्यमान मुक्त हो रहा है वो किसके बराबर है, इस विलयन का जो मूलर द्रव्यमान निकला और इस विलयन का जो मूलर द्रव्यमान निकला उसके बराबर है। तो हम कहेंगे कि
फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहलाया? हम कहेंगे भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन कैसा होना चाहिए? भिन्न 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 विद्युत अपघट्य विलयन में अगर समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा कैसी प्रवाहित की जा रही? समान। भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन में यदि समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इसमें भी पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है, इसमें भी, तो उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होती है? उसके तुल्यांक द्रव्यमान के बराबर होती है। इसका भी कुछ तुल्यांक द्रव्यमान होगा, इसके भी, तो उसके तुल्यांक द्रव्यमान की क्या होती है? पदार्थ। उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक द्रव्यमान के बराबर होती है। फिर से समझना, एक लास्ट बार हम रिपीट कर रहे हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है? हम कहेंगे इस नियम के अनुसार किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन में यदि समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक द्रव्यमान के बराबर होती है। इसका तुल्यांक द्रव्यमान E1 मान लो, इसका E2 मान लो। इसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा M1 मान लो, इसमें क्या मान लो? M2 मान लो। तो उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा देखो उसके तुल्यांक द्रव्यमान के बराबर होती है। तो एक लास्ट बार कह रहे हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है? हम कहेंगे इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन में यदि समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक द्रव्यमानों के बराबर होती है। ये कैसे आया? प्रूवमेंट के द्वारा भी हमने दिखा दिया। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो आज हमने फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम बताया। अब आपकी स्क्रीन में फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम पूरा जो आपको लिखना है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, उतार लीजिएगा पॉज करके। चलो उतार लो। तो आज हमने 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, विद्युत रासायनिक श्रेणी करवाई और कुलराउस नियम कराया और फैराडे के दोनों नियम कराए। अब लगभग ये चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग हमने करवा दिए और इसको करना और बढ़िया से, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने करवा दिए, कुछ न्यूमेरिकल्स बचे तो अब वो वीडियोस में नहीं डालेंगे, करीबन 5-6 शॉर्ट्स डालेंगे, हर शॉर्ट्स में एक एक न्यूमेरिकल आएगा। वो एक एक न्यूमेरिकल नहीं होगा, दरअसल वो हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे जो बोर्ड पेपर में आए। उन्हीं 5-6 शॉर्ट्स को अच्छे से देख लोगे तो हमें लगता है न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा। बाकी कुछ हमने इसमें करा दिए, आपको इतना ही देखना, बोर्ड पेपर में इसी से ही लगभग फंसेगा, इतना मेरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं फंसेगा जहाँ तक हमारा मानना है। चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।